बताओ, झांसी की बात करें, झांसी ललितपुर लोकसभा 100% जीतेंगे अनुराग शर्मा। अच्छा 100%। और कोई अरे ये सब बेईमान इकट्ठे हुए, हाँ गठबंधन, हाँ अकेले अकेले नहीं जीत पाते। तो आपको क्यों लगता है ये सब बेईमान इकट्ठे हो गए? बेईमान इसलिए परिवर्तन और बदलाव इसलिए होगा क्योंकि पिछले 10 सालों में जो वादे किए गए वो कहीं भी पूरे नहीं हुए, जमीनी स्तर पे तो बिल्कुल नहीं हुए। आपने अगर बेरोजगारी की बात उठा के देख लो तो कहीं ना कहीं हर 5वां युवा आज बेरोजगार है। हर घर में पानी मिल रहा है, यहाँ पे शाम को डेली पानी आता है, खूब पानी मिलता है, मेरे घर में भी पानी आता है, सब जगह आता है। जो कोई ये दुष्प्रचार कर रहा है, सारी व्यवस्थाएं चोचक चल रही हैं। चोचक चल रही है, कोई समस्या नहीं है यहाँ। टैंकर आ रहे टैंकर जब पाइप भी आ जाए, जो भी टैंकर आते 20 रुपए 30 रुपए हर इंसान से लेते हैं। फ्री में दे रहे पानी? हम देते पैसे 10 रुपए लगते टैंकर के पानी के 10 रुपए लगते। आपके हिसाब से जो वर्तमान सांसद है उन्हें क्या सुधार करने चाहिए, जो उनसे पहले गलतियां हुई? उन्हें पब्लिक ही होना चाहिए और ज्यादा पहले से उन्हें पब्लिक ही होना चाहिए, लेकिन लोगों के बीच में रहना। हाँ उन्हें लोगों के बीच में और ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। ये बिल्कुल लोगों की डिमांडों में इसको मानता ऊपर से घर के आप अपने आईटीआई क्षेत्र की बता रहे हैं? आईटीआई संपूर्ण झांसी की बता रहा हूँ, जिले लोकसभा क्षेत्र की बता रहा हूँ मैं। अच्छा। कि हर जगह पानी के जल संस्थान ने बिल भेज दिए हैं। आप यही पता कर लीजिए, आप सागर गेट चले जाइए, चनियापुरा तहसील मऊ रानीपुर ललितपुर में हर जगह का यही हाल है। खत्म हुई कि नहीं हुई, इससे लोग बहुत पीड़ित थे। आईटीआई क्षेत्र जानता होगा। हाँ इस आईटीआई क्षेत्र को पता है कि यहाँ कितनी माफियागिरी हुई, कितनी यहाँ गुंडागिरी हुई। लोग अपना मकान नहीं बचा पाए, प्लाट बेच बेच के भाग गए लोग। पर महानगर के चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, कैसे लगता है कि उसमें निकाल ले जाएंगे? देखिए महानगर में हम और आप सब अलग अलग भागों में बट के मैदान में आए थे। इस बार इंडिया गठबंधन जो कि पूरे देश को समर्पित है और वो सब साथ होके आए हैं मैदान में। आप मुझे एक बात बताइए, सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए का चुनाव क्यों नहीं लड़े? इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। सारी इनकी पूरी अर्थव्यवस्था उस पार्टी की उस समय बिल्कुल बेकार, सारी कार्य। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द तीसरी आंख न्यूज। और अभी हम खड़े हैं आईटीआई क्षेत्र में पीजीएस इंस्टीट्यूट के सामने। देखिए इससे भी आप सबको पता है कि झांसी में 20 तारीख को लोकसभा के इलेक्शन होने हैं और उसी सिलसिले में हम जनता की राय लेने निकले हैं। से जानेंगे इस बार के इनके मुद्दे नए क्या हैं, कि क्या खास बदलाव होगा, क्योंकि झांसी में अब कांटे की टक्कर हो गई है महागठबंधन प्रत्याशी और बीजेपी की प्रत्याशी के बीच में। क्या नाम है चाचा आपका? जिज्ञासु शुक्ला। शुक्ला जी, तो बताएं क्या माहौल लग रहा है झांसी का? झांसी में अनुराग शर्मा जीतेंगे। अच्छा, हाँ, क्या पिछली कारण बार जितने वोट से जीते उससे 25,000 वोट ज़्यादा जीतेंगे। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि विरोध हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग अपना वो फैला रहे हैं गलत फहमियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा का एक्चुअली में क्या है, जो वोट बैंक है वो वोट बैंक कहीं से कभी भी डिसमिस नहीं होता, ऊपर नीचे वो फिक्स है वो बिल्कुल। यानी और प्रत्याशियों को तैयारी करनी पड़ेगी। उनका जैसे वोट बैंक है 2 लाख, तो उन्हें 2 लाख तो मिलने ही, उसके ऊपर की तैयारी है। अभी जो नए लड़के आ रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें जमीनी स्तर से जोड़ना, 1 0 चालू करना। हम लोग 2 लाख से ऊपर से चालू करते, तो आप ही समझ लीजिए कि वोट परसेंटेज कहाँ होगा, कितने वोट उनको मिलना चाहिए। पिछली बार 3.25 लाख 4.25 लाख वोटों जीते थे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 4 लाख से ऊपर वोटों से जीते। ग्राउंड पे जा रहे हैं, बढ़िया रिस्पॉन्स। जी जी जी, सब जगह। क्या नाम है भाई साहब? रमेश चंद्र द्विवेदी। बताएं साहब कि क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होगा कि? बदलाव तो सुनिश्चित ही है, बदलाव में तो कहीं 1% गुंजाइश भी नहीं है। और अब की बार जो नारा है कि 400 के पार, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें, 400 के पार ही बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी। फिर ऐसा तो नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में? बिल्कुल, हम लोग कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बात ही नहीं करते। विश्वास, मोदी जी की गारंटी सबको पता है कि जो गारंटी आज तक उन्होंने दी वो गारंटी ही गारंटी रही। उससे कभी कोई, उनकी एक ऐसी गारंटी है जिस गारंटी पे लोगों ने बहुत विश्वास किया। जब सरकार बनाने के लिए 250 प्लस सीटों की जरूरत है, फिर 400 प्लस, मतलब 400 के पार के जो नारा लग रहा है, क्या जरूरत पड़ रही है? ज़रूरत इसलिए पड़ रही है इसकी कि तमाम ऐसी बातें हैं कि जो पहले संविधानों को छेड़ा गया, अब जब 400 के पार ये सब कुछ होगा तो आप लोगों को खुद ही पता है कि सब तरीके से जो अभी कुछ कमी है देश में, वो 400 के जब पार होगी तो पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी बिल्कुल। तमाम लोग हैं, हम एक एक करके लोगों पक्ष ले लेते हैं। हालांकि अभी इस साइड थे तो बीजेपी के सपोर्ट में बोला, क्या लगता है बदलाव होगा कुछ? बिल्कुल बदलाव होगा, ये तो प्रकृति का नियम है। हाँ। कि परिवर्तन तो होना ही होना है और ये इस बार बिल्कुल तय है कि परिवर्तन होके रहेगा। क्यों लगता है आपको बदलाव होगा?
परिवर्तन और बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 10 सालों में जो वादे किए गए वो कहीं भी पूरे नहीं हुए। ज़मीनी स्तर पे तो बिल्कुल नहीं हुए। आपने अगर बेरोजगारी की बात उठा के देख लो तो कहीं ना कहीं हर 5वां युवा आज बेरोजगार है। सबसे युवा देश होने के बाद भी आज युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार भारत में ही है। और अपनी झांसी की स्थिति है, ये देख लो कि सिर्फ आप उन्हीं की फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उन्हीं की फैक्ट्रियों में लोग बाग काम कर रहे हैं जो आज पदस्थ पे हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हमारे प्रदीप जनादित बहुत मजबूत स्थिति में, इस बात की तो स्थिति यहीं से लगाई जा सकती है कि विपक्ष देख लीजिए कमज़ोर है, युवा इस साइड है और सम्मानीय व्यक्ति उस साइड है। नहीं तो फिर महानगर के चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, कैसे लगता है कि उसमें निकाल ले जाएंगे? देखिए, महानगर में हम और आप सब अलग अलग भागों में बट के मैदान में आए थे। इस बार इंडिया गठबंधन जो कि पूरे देश को समर्पित है और वो सब साथ होके आए हैं मैदान में, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि पिछली बार यशपाल सिंह यादव जी चुनाव लड़े थे, उन्हीं को 4,62,000 वोट मिले थे। अकेले प्रत्याशी को 4,62,000 मिल सकते हैं, तो गठबंधन के साथ कितना फ़ायदा पहुँचेगा ये तो आप और हम अच्छे से जानते हैं। और दोनों पार्टियाँ कहीं ना कहीं, आम आदमी पार्टी भी अस्तित्व में है ही उत्तर प्रदेश में, वो भी यहाँ ज़मीनी स्तर पे अच्छी मेहनत कर रही है। सब लोग अपना अपना मत रख रहे हैं। हालांकि नहीं, एक्सपर्ट के रूप में हमारे पत्रकार साथ ही मौजूद हैं क्योंकि इसी क्षेत्र में रहते हैं। क्या लगता है, नॉर्मल न्यूट्रल हो के आप बताएं। ऐसा है कि सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, सुधार की। और ऐसा कि लेकिन आप मोदी जी की नीयत को और मोदी जी की नीति को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मोदी जी ने हिंदुस्तान और हिंदी का मान बढ़ाया है। आज हिंदुस्तानी कहीं भी जाता है तो उसको मान सम्मान मिलता है और हिंदी का मान बढ़ाया है। पहले पत्रकार पूछते थे आपको इंग्लिश आती कि नहीं आती, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंटरव्यू दे पाओगे। आज ऐसा नहीं है, आज पत्रकार को हिंदी आना कंपलसरी है। साउथ के पत्रकार में उन्होंने हिंदी का मान बढ़ाया है और हिंदू का मान बढ़ाया है। इजराइल में लड़ाई हुई थी, वहाँ पर हिंदुस्तानी झंडे लेकर लोग वहाँ से निकलेंगे, पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी वहाँ से झंडा लेकर निकले। और आप करो विकास की बात करते हैं तो आप देख लो, यूपी में 21 एयरपोर्ट आपके हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके एयरपोर्ट है वो आपके यूपी में है। आप अगर झांसी की बात करते हैं, बीडा देख लो, आप झांसी का मानचित्र देख लो, सुंदरता में देख लीजिए, सारे पार्क आपको अपडेट मिलेंगे। आप सुरक्षा की आप दृष्टि देखिए, क्राइम बिल्कुल बंद है, महिलाएं सुरक्षित नहीं चाहिए भैया, हमें रोजगार चाहिए, युवा हैं। रोजगार के लिए आपको स्किल इंडिया की आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। आप एसी रिपेयरिंग का काम सीखिए, आप सीसी कैमरे का काम सीखिए, आप लोन लीजिए, आप लोन से आप भैंसे लीजिए और पशुपालन कीजिए। एक बात बड़ी समाज में यहाँ दौड़ रही है कि जनता के बीच और सांसद जी के बीच में जो गैप था वो कभी पूरा नहीं हो पाया। मैंने क्या बोला कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। अच्छा, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। आपके हिसाब से जो वर्तमान सांसद है उन्हें क्या सुधार करने चाहिए, जो उनसे पहले गलतियां हुई? उन्हें पब्लिक ही होना चाहिए और ज़्यादा पहले से उन्हें पब्लिक ही होना चाहिए, लेकिन लोगों के बीच में रहना। हाँ, उन्हें लोगों के बीच में और ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। ये बिल्कुल लोगों की डिमांड हो, मैं इसको मानता भी हूँ कि लोगों की नाराजगी है। लेकिन काम के मामले अगर आप बात करते हैं तो झांसी में निश्चित तौर पर काम अच्छा खासा हुआ है। बीटा है, झांसी के लोगों को पलायन नहीं करने पड़ेगा। भैया जी अभी बात कर रहे थे कि रोजगार, तो बीटा तो मेरे ख्याल से झांसी का केंद्र बिंदु, झांसी उसका केंद्र बिंदु रहेगा। 100 किलोमीटर का दायरा वो आपका कवर करेगा। शिवपुरी ले लो, करैया ले लो, लखपत ले लो, जाओ ले लो, आपको ले लो, दतिया ले लो, डबरा ले लो, सब लोगों को यहाँ पर आपको रोजगार मिलेगा। झांसी के लोगों को, यहाँ के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टाटा है, आपकी अडानी, आपकी अंबानी, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आपके अपना डेरा डाल चुकी है। किसान अभी भी परेशान चल रहे हैं, कईयों का मुआवजा अटका बिल्कुल है। मैंने कहा सुधार की गुंजाइश हमेशा है, लेकिन मोदी जी की नीयत और नीति पे आप सवाल नहीं कर सकते। उनकी नीयत साफ है, डेवलपमेंट, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास जो आपको दिख रहा है। आज मोदी जी बात करते हैं ग्लोबल वोकल की बात करते हैं कि आप अपने स्वदेशी वस्तुएं बढ़ाएं। लगता है आपको चाचा मोदी जीतेंगे? मोदी जीतेंगे, उनने बहुत विकास किए। हाँ, 2-4 गिना दो आप हमें। अयोध्या का राम मंदिर बिल्कुल सबसे बड़ा 370 बड़ा मुद्दा। और आतंकवादियों ने थिरकाटी लिए थे सेना के जवानों के, उनने वहाँ जाके स्ट्राइक किया है। तो कई एक कहने, अब विकास अब काला धन जो चोर हैं उनको पकड़वा के जेल भिजवाते हैं। हाँ, बड़े बड़े नेता जेल गए, काला धन हाँ रोजाना ही पकड़ा जाता। अपने लोगों को छोड़ देते हो, वही गरीबों को 2000 रुपए देते, किसान सम्मान निधि और सब देते हैं। अपने लोगों को छोड़ देते हो, अपने गरीबों को नहीं बोलते हैं। हाँ,
गरीबों को तो मदद ही करते हैं, वो 100% जीतेंगे। 200%? हाँ, हम पंडित आदमी 100% जीतेंगे, 99 नहीं। हाँ, 200 तो गिनती 100 तक होती है। हाँ। जो 400 पार का ये नारा लगा रहे हैं, निकल जाएंगे? अब 400 भले हाँ। आगे पीछे रहे, लेकिन कहने का मतलब है कि उनकी सबसे ज्यादा सीटें निकलेंगे। हाँ, पहले की तरह। यहाँ की बताओ, झांसी की बात करें, झांसी ललितपुर लोकसभा। 100% जीतेंगे अनुराग शर्मा। अच्छा, 100%। और कोई अरे ये सब बेईमान इकट्ठे हुए। हाँ, गठबंधन। हाँ, अकेले नहीं जीत पाते। तो आपको क्यों लगता है ये सब बेईमान इकट्ठे हो गए? बेईमान इसलिए, मुलायम ने जहाँ गोली चलवाई, परिंदा नहीं परमा सकता था मुख्यमंत्री काल में। अब वहाँ अब लाखों लोग रोज जाते हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। वही तो आराध्य देव श्री राम अयोध्या जी में, उनने कहा गोली चलवाई, हिंदू मरवाए थे। हाँ, विदेशों से रुपया लेके। विदेशों से रुपया। चाचा का आरोप है कि मुलायम जी ने रुपए लेके विदेशों से और हिंदू मरवाए थे। आपने सबको सुना, आपने खासतौर से बीजेपी के लोगों को भी सुना, क्या लगता है जिस हिसाब से कहा है बदलाव होगा? देखिए ऐसा है, ये तो जनता का रो के बदलाव होता है या नहीं होता है, लेकिन देखा जाए तो जो वर्तमान सरकार चल रही, वो सरकार चल रही किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा। लेकिन आप स्वयं भी इस चीज़ को अनुभूत करेंगे कि कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं रोजगार, जो शिक्षित रोजगार युवक घूम रहे हैं, वो आज बेरोजगारी के कगार पे हैं। जहाँ तक 371 की बात है, तो 371 का सब क्लॉज हटाया गया है। हमारी जनता उस चीज़ को समझने की, क्योंकि जब शिक्षा से ही आपको दूर कर देंगे तो आप कैसे समझेंगे कि 371 का सब क्लॉज हटाया गया है। सब क्लॉज में क्या आता है उसमें कि जो भी बाहरी व्यक्ति कश्मीर में जमीन खरीद सकते थे, नहीं खरीद सकते थे, उस अधिकार को खत्म किया गया। 371 थोड़ी ना खत्म हुआ हो, 371 का एक सब क्लॉज है, उसको खत्म किया गया कि आप खरीदारी, जमीन की खरीदारी। और जमीन की खरीदारी कौन कर रहा है? देश के सबसे बड़े उद्योगपति। कोई गरीब तो लोगों लिए कुछ नहीं है। अरे तो किसके लिए है बताइए ना आप। जहां तक रोजगार की बात है, प्राइवेटाइजेशन के तहत ठेकेदारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है, जिसमें ठेकेदार ठेके पे अपने सगे संबंधियों को भर्ती कर रहा है और मनमानी तरीके से उनको पेमेंट देता है, और अगर किसी को कर भी देते हैं, वो विरोध करता है तो उसको निकाल देते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं धरातल की सच्चाई से दूर हैं। पानी की व्यवस्था आपने देखी होगी कि क्षेत्र में पानी की व्यवस्था क्या है। पानी की ये व्यवस्था है कि सबके घरों पे हजारों लाख रुपए का बिल भेज दिया, लेकिन उनके पास जब जाओ तो कहते हैं आपके घर के ऊपर से, घर के। आप अपने आईटीआई क्षेत्र की बता रहे हैं? आईटीआई नहीं, संपूर्ण झांसी की बता रहा हूँ, जिले लोकसभा क्षेत्र की बता रहा हूँ मैं। अच्छा। कि हर जगह पानी के जल संस्थान ने बिल भेज दिए हैं। आप यही पता कर लीजिए, आप सागर गेट चले जाइए, चनियाबुरा तहसील, मऊरानीपुर, ललितपुर में, हर जगह यही हाल है कि जल संस्थान, जल निगम ने सबके यहाँ बिल तो भेज दिए हैं, लेकिन पानी नहीं है। पाइप तो लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं है। लोग डब्बे लेके जाते हैं, लोग दूर दूर भरने के लिए। टैंकर का पानी आता है, कहीं आ रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, मोहल्ले में मारकाट हो रहा है। और शिक्षा की तो ये स्थिति है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, रोजगार नहीं है। दुकान के लिए आदमी खोल रहे हैं, देखिए आप कितने ये करिए वो करिए। तो एक मतलब मास्टर डिग्री लेके लोग चाउमीन और डोसा मोमोज के लिए मास्टर डिग्री, वो तो बिना उसके भी हो जाएगा। तो जब हम शिक्षा से हमारा युवा दूर हो जाएगा, तो जो ये उद्योगपतियों की जो सरकार है, जो इस देश में चाहती है कि निजीकरण हो जाए, जो कि बचा क्या है? अब बचा ये है कि जिस प्रकार बचा ये है कि ये जनता को जब समझ में आएगा, जब जनता को ये लगेगा कि हमें ऐसा शोषण हो रहा है और शोषण होने वाली जनता की संख्या अधिक हो जाएगी, तो उस समय जनता परिवर्तन हो जाएगी। जहां तक विकास की बात है, जैसे क्षेत्र में आपने को पता होगा कि अगर ये सरकार चाहती नहीं है कि किसान का दर्द किसान समझे, अगर किसान का दर्द किसान समझने का होता तो इस लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों में पिछड़े वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन एक बार जब सांसद बन गया तो इस बार पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को सत्ताधारी दल चाहती तो पिछड़े वर्ग के समाज से उम्मीदवार बना सकती थी, लेकिन उसने भी नहीं बनाया। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात थी, उसका इंडिया गठबंधन का भी मौका था कि वो पिछड़े वर्ग से उम्मीदवार को इस क्षेत्र में उम्मीदवार बना सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मंशा नहीं है कि पिछड़े वर्ग का समाज का एक उम्मीदवार इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन के आए और किसान की पीड़ा, मजदूर की पीड़ा, इस लोकसभा क्षेत्र के बेरोजगार की पीड़ा वो संसद में आके बयां करे, ये मंशा ही नहीं थी। इसी वजह से ना ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने और ना ही किसी अन्य दल ने
यहाँ से पिछड़े समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया, क्योंकि चाहते ही नहीं है कि इस लोकसभा क्षेत्र से पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार प्रतिनिधित्व करे। परंतु इस बार इतिहास बदलने वाला है। बहुजन समाज पार्टी ने रवि प्रकाश कुशवाहा जी को, जो अयोध्या से आए हैं, उनको बहन जी ने टिकट दिया है और इस बार पिछड़ा वर्ग संपूर्ण एकजुट हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट एक हो चुका है और इस बार इतिहास बनेगा और बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से इस बार विजयी होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो व्यक्ति बाहर से आया है और यहाँ वोट मांग रहा है और झांसी ललितपुर की जनता उनको जिता देगी? देखिए, विरोध होता रहा है कि आपने दे महानगर चुनाव में भी देखो कितना विरोध हुआ, वो तो एक मत के जिले के ही थे। आपके महापौर साहब तो चलो ठीक है, लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन सांसद जी बाहर के होंगे, कैसे लोग सपोर्ट करें? देखिए, अगर विपक्षियों का ये फंडा होता है कि किसी व्यक्ति को बाहरी या घरेलू बताया जाए, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात से वाराणसी लड़ने आए थे तो संपूर्ण लोगों ने उनको उस समय नहीं बोला किसी ने कि ये बाहरी है। आज एक गरीब का, एक किसान का लड़का अयोध्या से, भगवान राम की नगरी से, आप समझिए ना, राम की नगरी से आया है झांसी में, राम राजा की सरकार की धरती में आया है, उसको लोग बाहरी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ अपनी जो राजनीति है उसको चमकाने के लिए। वो बाहरी नहीं है, वो इस जमीन का, इस धरती का किसान का बेटा है और दमदारी से चुनाव लड़ रहा है और वो पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा। और आगे आप देखिएगा, आज मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पे कि इस चुनाव के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में हर चुनाव में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व इस लोकसभा क्षेत्र से करने पर अन्य पार्टियां मजबूर हो जाएंगी। अच्छा, आप तमाम लोगों ने सुना, कौन काउंटर करेगा इनके जवाब को? उनने एक एक करके सारी चीजें खोल के रख दी। बिजी हैं क्या चाचा? हाँ, आप सवाल पूछे। काउंटर ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तक बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही है, पिछड़ा वर्ग के किसी भी कैंडिडेट को मौका नहीं दिया है। ठीक है, बेरोजगारी पे उन्होंने तमाम क्वेश्चन किए हैं, यहाँ तक कि बिल भेज दिए गए हैं पानी के, और उनके यहाँ से भी नल लगा है, पानी अभी पहुँचा ही नहीं है। ये झांसी महानगर की वो बात बता रहे हैं। भाई हमारे यहाँ नल लगा है, हमारे यहाँ 125 रुपये बिल आता है। हम अपने घर से बता सकते हैं, बाकी हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, सबके यहाँ जितना यूज़ कर रहे हो उतना बिल आ रहा है। आपने पुराने टाइम में नल लगवा लिया और सालों से आदि आप बिल नहीं दोगे, ठीक है, आपने 1 रुपया नहीं भरा, हाउस टैक्स नहीं भरा लोगों ने, तो लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट चलेगी कहाँ से? आप बताइए। बिल नहीं भेजेगी तो क्या करेगी? भाई आप गवर्नमेंट को पैसा देना नहीं चाहते और आप सिर्फ अपनी संसाधन चाहते, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। पानी की तो परेशानी है भाई, हम बीजेपी के पानी नहीं आता भाई साहब। नहीं, ये गलत आप बयानबाजी कर रहे हैं भाई साहब। एक जन से पूछ रहे हैं। नहीं, हम तो कहाँ के हो? कहाँ पे रहते हो? हम तो वैसे इसी नगर के सबसे पुराने निवासी, हम ये 45 साल हो गए इधर। पानी नहीं आता? बिल आता है, पानी नहीं आता। टैंकर मंगाते हम, टैंकर आता है, सरकारी आता होगा। सरकार, हाँ सरकारी आता है ना, हाँ सरकारी। नलों में पानी नहीं आता, नहीं खाई को नलों में पानी। टैंकर का पैसे तो नहीं देते हैं, सुविधा तो पानी का। भाई मेरी बात नहीं समझे, यदि आपको सुविधा में पानी मिल रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि पानी नहीं मिल रहा। दूसरी चीज बताएं, लेकिन सरकारी तो आ रहा है। टंकी वो बनवा रहे हैं तो तभी तो पानी आएगा ना। अब ये काम चल रहा है और काम बहुत जल्दी काम चल रहा है उसका। पाइप लाइन है खुद रही, प्रॉपर पाइप भी डल रहा है भाई। अभी अधूरी टंकी है, आने वाले समय में बहुत पानी की सबसे फर्स्ट क्लास की व्यवस्था यहाँ पर होगी। हमारे अनुराग शर्मा 17 करोड़ इस वार्ड के लिए 17 करोड़ का पानी के लिए पास हुआ है। वार्ड नंबर 31 के लिए आप समझ लीजिए, 31 के लिए टंकी बन रही है। टंकी बन रही है। जब टंकी बन जाएगी, बहुत बड़ी 2-2 टंकी बन। सब्र नहीं है, सब्र नहीं है, सब्र करना चाहिए। बदनाम करना है, केवल बदनाम करना कि वोटिंग उनकी कम हो जाए, लेकिन किसी तरह वोटिंग कम नहीं होगी उनकी। टैंकर भी जो वोट बैंक बढ़ता ही जाएगा। क्या लगता है आंटी आप? हमें 400 का पार होगा। और झांसी ललितपुर की बात कर रहे हैं। झांसी ललितपुर से हर जगह से हमारी बीजेपी ही आएगी, कमल का फूल खिलेगा एक तरफा। जहाँ पानी नहीं आ रहा हो उधर लगातार टैंकर चल रहा है, हर गली में टैंकर जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब तक समस्या है और पाइपलाइन खुद रही तो और दूसरा क्या है कि हर पार्टी कोई भी सरकार बनती है, कमियां सब में कुछ ना कुछ रहती हैं। तो यदि आप ये की कमियां निकालोगे कि उसमें ये नहीं है, वो आपको आप माँ बाप को भी देख लोगे, यदि बच्चों की पूरी कमियां नहीं कर पाते ना, सबके अलग विचार रहते, तो हमारे तो मोदी जी कितना कर रहे हैं सबके लिए, कितना बड़ा परिवार पाल रहे हैं।
है? और अनुराग भैया उनने तो कितना काम किसी किया। पार्टी के नहीं है। हाँ बताएं बताएं। हम किसी पार्टी के नहीं है। बताओ क्या पूछना चाहते क्या लग रहा है बदलाव होगा या जिस हिसाब से ये लोग समस्या है बता रही सबका समाधान होगा? 110% बीजेपी की सरकार बनेगी और यहाँ से अनुराग शर्मा जीतेंगे। और बताओ क्या कारण है? कारण यह है कि विकास पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जब से योगी जी मोदी जी आए हैं विकास का कार्य हुआ है। यहाँ की जो पानी की समस्या आप बता रहे हो ना, हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, ठीक है ना। आज से 16-17 साल पहले यहाँ पानी की त्राही थी इस मोहल्ले में। 80% घरों में मई जून में पानी सूख जाता था हैंड पाइपों में। तब हम लोगों ने पहल किया यहाँ पर, ठीक है। और ऐसी पहल किया तब यहाँ ग्राम सभा हुआ करती थी। इंदिरा यादव यहाँ की प्रधान थी, खोड़न की, इसकी लहरगिर्द की, ठीक है। हम लोगों ने निःशुल्क जमीन ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करवा करके ये टंकी के लिए हैंडओवर करवाई जिला प्रशासन को, जल निगम को, ठीक है। इसके बाद वो पड़ी रही ज़मीन। इसके बाद जब योगी जी की सरकार आई और हम लोगों ने पहल किया, लिखा पढ़ी करी, तो ये टंकी बनना शुरू हुई। और यहाँ जगन्नाथ प्रसाद डीएम थे बहुत पहले, जब हम लोगों ने पहल शुरू किया था तो यहाँ पानी नहीं आता था। हम लोग सीधे उनसे मिले थे, जगन्नाथ प्रसाद जी से। तो उन्होंने ये अरियप्पा मंदिर पे वर्ल्ड बैंक की टंकी बनी हुई है, विश्व बैंक की, बहुत बड़ी। वहाँ से उन्होंने मेन पाइपलाइन डलवाई थी हमारे अनुरोध पे, हम मोहल्ले वालों के अनुरोध पे जो मेन पाइपलाइन डलवाई थी। वहाँ स्टैंड पोस्ट लगवाए थे, ठीक है ना। उससे जनता पानी लेती थी। इसके बाद फिर धीरे धीरे ब्रांच लाइनें पड़नी शुरू हो गई यहाँ पर, ठीक है ना, हम लोगों के प्रयास से, पूरे मोहल्ले के सहयोग से, ठीक है। आज हर घर में पानी मिल रहा है यहाँ पे। शाम को डेली पानी आता है, खूब पानी मिलता है। मेरे घर में भी पानी आता है, सब जगह आता है। जो कोई ये दुष्प्रचार कर रहा है, सारी व्यवस्थाएं चोचक चल रही है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर विकास के कार्य हो रहे हैं। अभी आपको पता नहीं, अंडरब्रिज से लेकर के और वहाँ फोर लाइन तक, ये जो है बहुत बढ़िया। सीएम कौन सी योजना है, ग्रीन योजना है कौन, उसके अंतर्गत ये रोड बनने जा रहा है, सुंदरीकरण होने जा रहा है। पेपर में आता है, आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। बुद्धिजीवी हैं आप लोग जो है, इसलिए जो विकास का कार्य कर रहा है उसको जनता सपोर्ट करेगी, और जो लूटपाट करता है उसको जनता नकारेगी। रोजगार पे क्या लगता है, जैसे कि एक सबसे बड़ा प्रश्न? हाँ, रोजगार पे जो काबिल है, जो पढ़ता लिखता है, जो होशियार है, माइंडेड है, उसको रोजगार मिल रहा है। और जो डफर है, नकल करके पास हुई, उनको रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? सरकार क्या नौकरी देने आएगी? अरे नौकरी के लिए खुद प्रयास करना होगा ना, खुद इंटरव्यू देना होगा, टेस्ट देना होगा। क्वालिफाइड अगर हैं तो टेस्ट क्रॉस करेंगे, आपको नौकरी मिलेगी। काउंटर लेते हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश या भारत के युवा मतलब सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं? क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि देखो, देखिए एक्चुअल जो पढ़ाई करेगा, ये हमारे अंकल जी हैं, उनका ये पर्सनल अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। हाँ। अगर युवा शिक्षित नहीं हो रहा है तो इस पे सरकार को मंथन करना चाहिए। शिक्षा सरकार का विषय है, मानव संसाधन का विभाग का विषय है कि जनता क्यों नहीं रुचि ले रही है शिक्षा पर, ये सरकार का विषय है। जहां तक आपने देखा होगा, सरकार स्वयं दे रही है। आप मोबाइल में ऐप खोलिए, पहले ओपन जुआ होता था, लोग मना करते थे, आज मोबाइल में दे दिया है, नेट देके। लोग खेलिए, आप जितना खेलना हो, टेबल खेलिए, अब जुआ खेलिए, सट्टा खेलिए, सारा मोबाइल पे हो गया। बच्चा घर बैठा हुआ है, मोबाइल से खेल रहा है सट्टा। इसी प्रकार भाई शिक्षा का स्तर है। आप देखिए पूरे प्रदेश में कितने विद्यालय बंद हो चुके हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में भी आपने देखा है कि बीएड पे जो फैसला आया है उस पर सरकार फैसला नहीं ले पा रही है। बीएड बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सच्चाई से कुछ तो दूर हैं। और छात्रों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं वैकेंसी नहीं निकल रही है, और जब लोगों के पास जाते हैं सबके सामने है, मीडिया में खुद दिखाया जा रहा है कि परीक्षा होने के पहले ही पेपर आउट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ही नहीं है कि युवा रोजगार करे, कि युवा अपने परिवार का पालन पोषण करे। युवा आजकल स्थिति इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि लोग समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे पढ़ने के बाद करेंगे क्या। और दूसरी बात, हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि एक झोपड़ी में रहने वाला बच्चा और एक महल में रहने वाले बच्चे, दोनों बच्चों को आप एक तराजू से नहीं तोल सकते, और दोनों को एक शिक्षा नहीं मिल पाएगी। या तो आप निजीकरण और निजी शिक्षा को दूर कर दीजिए, आप समान शिक्षा लागू कर दीजिए, आप कि 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा निःशुल्क की जाएगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सब में बराबर समान शिक्षा होगी। तो एक गरीब का बच्चा भी
किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकेगा, एक अमीर का बच्चा ही प्राइवेट में पढ़ सकेगा। लेकिन आप समान तोलते नहीं हो, फिर कहते हैं कि ये होशियार नहीं है, ये है। हमें समान संसाधन भी तो मुहैया कराने पड़ेंगे, तब तो बच्चा बराबरी का टक्कर दे पाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जहाँ तक निजीकरण की बात है, प्राइवेटाइजेशन को इतना बढ़ावा दे दिया और हम कह रहे हैं कि नहीं, रोजगार हम जो पढ़ेगा उसको देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो निजीकरण को इतना कर दिया। और अब सबसे बड़ी बात देखिए, इस चुनाव में लोग सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी ने इतनी मतलब टाइट होकर के इतना बड़ा घोटाला ओपन किया, उस घोटाले की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आप ये देखिए, कोविशील्ड जैसी वैक्सीन पे कोर्ट में कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि जो आज हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं वो कोविशील्ड की वैक्सीन की वजह से हो रहा है। इस राज को छुपाते हुए भी 55 करोड़ का चंदा लिया गया, ये ओपन हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। इसके बाद आप 200 करोड़ 500 करोड़ जिन कंपनियों ने चंदा दिया, ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? सारे के सारे काम, विकास के काम एनजीओ के माध्यम से कराए जा रहे हैं। पैसा रिलीज होता है, एनजीओ के माध्यम से आता है, एनजीओ काम करती है, फिर वो पैसे का 1% चला जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता इस देश में, न्याय का ऐसा स्तंभ ना बना होता, तो शायद ये इतना बड़ा घोटाला, देश के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला आज ये लोगों के सामने ना आ पाता। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि आप देखिए, इस देश की जो राष्ट्रीय मीडिया है इस चीज को बिल्कुल दबा के रखा हुआ है, बिल्कुल नजरअंदाज करके रखा हुआ है। वो तो आप जैसे लोग जो लोकल चैनल के लोग हैं थोड़ी बहुत सच्चाई बता देते हैं, लेकिन आप मतलब सच्चाई से कोसों दूर है। रवि जी, आप बताएं, जैसे कोविशील्ड पे इन्होंने बताया कि बड़ा घोटाला हुआ है और उसके साइड इफेक्ट भी सामने आए हैं। जी, आपने सुना हो भाई साहब का जवाब? कोविशील्ड पे उन्होंने कहा है कि ऐसा है, ये इंटरनेशनल लेवल नैरेटिव है। अच्छा, ठीक, ऐसा है, भारत का इस समय जो इमेज देखनी है यहाँ कम देखने को मिलती है। मैं 4-5 देश घूम के आया। जिस समय इंडिया का पासपोर्ट लोग देखते हैं, ओ यू आर इंडियन, वेलकम, कम। दूसरे देश के लिए लाइन में खड़ा कर देते हैं, इसके बाद फिर उसका कपड़ा उतार के पूरी तलाशी लेते हैं, तब जाके उसको क्लियरेंस मिलता है उस देश में घुसने का। इंडिया का पासपोर्ट देखते ही केवल फॉर्मेलिटी की तलाशी होती है, वो अंदर चले जाते हैं। अब नैरेटिव की बात है, इस समय 200 प्रोडक्ट जो हमारे डिफेंस प्रोडक्ट हैं, जो हम खरीदते थे, अब हम बेच रहे हैं। जिनका माल हम खरीदते थे वो आपको क्या गाना गा के लड्डू खिलाएगा? वो तो कहेगा है कि यार ये तो भारत तो चौपट करे दे रहा है, हमारा धंधे चौपट करे दे रहा है। हम जो गोला बारूद भारत को बेचते थे, अब जो दूसरे देशों को बेचते थे, भारत ही वहाँ बेचने लगा है। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक नैरेटिव कसा जाता है, जिसमें एक जॉर्ज सोराज बहुत बड़े अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं इस बात पे। उसमें हमारे देश के वामपंथी वो शामिल हैं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें कई पार्टियां भी हैं जिनको परचेज किया जाता है, हायर किया जाता है, परचेज नहीं हायर किया जाता है इस काम के लिए कि आप इस नैरेटिव को फैलाइए। भारत के पास तमाम एजेंसियां हैं, वो चाहें तो जांच पड़ताल करके उन लोगों को बाहर जांच पड़ताल करती हैं, लेकिन जांच पड़ताल में फंसते हैं। ईडी क्या है? ईडी वही है, फिर ईडी चिल्लाते हैं। ये बताइए, आप पॉलिटिक्स में देखते होंगे, जो एक साधारण घर से आया हुआ 4-5 साल एमएलए या मिनिस्टर बन करके 400-500 करोड़ का आदमी बन जाता है, ठीक। अब उसके पीछे ईडी लगती है तो क्या होता है? मोदी जी डाल रहे हैं ईडी को। तो ये नैरेटिव कसा जाता है। एक जो है इस समय जो हमारे देश की इंटरनेशनल इमेज है उस पे जाइए। नेशनल इमेज तो सब बनाती बिगड़ती रहती है, लोकल अपने अपने स्वार्थ होते हैं। किसी को पानी का स्वार्थ है, किसी को बिजली का स्वार्थ है, किसी का भोजन का स्वार्थ है, सबका अपना होता है, अपने हिसाब से कहता है। लेकिन देश की जो इंटरनेशनल इमेज होती है वो उस राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष होता है या राष्ट्र की शासित पार्टी होती है उसके क्रियाकलापों पर डिपेंड करता है, तब जाके इंटरनेशनल पे आकर के उसकी इमेज बनती है। और बताइए। भैया ने जी, संजय मेरा आपने छोटा भाई है जी, और मैं इन्होंने बोला कि शिक्षा की बात की है, तो मैं आपको बता दूं, जब से बीजेपी सरकार आई है 6 साल से मैं खुद शिक्षा से हूँ, और प्रत्येक स्कूल में 20% सीटें फ्री हैं गरीब बच्चों के लिए। आप निःशुल्क ऑनलाइन अपना फॉर्म भरें और एडमिशन लें, आपको 5,000 रुपये मिलेंगे बच्चे की, आपको बुक्स के लिए, ड्रेस के लिए। वीआईपी स्कूल हो, शिक्षा के सुधार की जो बात है, बीजेपी के अलावा, एक मिनट भाई साहब, बीजेपी के अलावा इस देश की किस पार्टी ने शिक्षा में सुधार किया ये कोई बता दे। एजुकेशन में पूछ रहे बीजेपी के अलावा किस पार्टी ने सुधार किया है शिक्षा में? शिक्षा में सभी का सुधार है। बता क्या है कि क्या बताया हम चल बताएंगे, हमने बताया कुछ तो बता दो। अब रोका था तुमने बोलने के लिए? हमने नहीं रोका था। नहीं, अब बता दो, कुछ तो बता दो, किसने सुधार किया?
क्यों बच रहे हो? वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के अलावा वो और कौन सी पार्टी है जिन्होंने सुधार किया हो शिक्षा पे, मतलब बीजेपी ने ही सुधार किया, उनका कहने का मतलब ये। आज से 10 साल पहले हम कोर्स लेने जाते थे बच्चों का, तो बच्चों का कोर्स 2500 रुपए में आता था। तब हम लोग पढ़े, एक इमला की किताब सब पढ़ लेते थे, घर का एक बच्चा रिपीट हो जाता था। आज कोर्स लेने जाओ वो कहते चैप्टर चेंज। मेरे बच्चा केवी में पढ़ता है, उसका बच्ची का 2nd क्लास का कोर्स 1200 रुपए का आया पूरा, और मेरा एक बच्चा हाफिज सिद्दीकी में पढ़ लिया है, वो 5600 रुपए का आया। भानु कने बोई बुक, भानु बुक डुबो, बोई बुक डुबो 35 रुपए की किताब दे रहा है, उसमें लिखा है 15% लेस, और बोई उसका गर्ग वाले से ली मैंने, बोई किताब 30 रुपए की है। तो क्या शिक्षा में फर्क आया? आप इन पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे जी? आप उस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? और रही 70 सालों में आदमी कहता है क्या हुआ, 70 साल में पेट्रोल 70 रुपए, 70 साल में पेट्रोल 70 रुपए, समझ रहे हैं बात को? दूध 30 रुपए से 60 रुपए। क्या महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई? महंगाई नहीं है ज्यादा, तो तुम्हारी इनकम नहीं बढ़ी? इनकम कहाँ बढ़ी पता? 500 रुपए मिल रही दिन भर, हाजिरी 12 घंटे, बताओ। बीजेपी वाले लोग कह रहे थे कि बहुत बढ़ गई इनकम। कुछ नहीं करा यार, कुछ नहीं करा। क्या इनकम बढ़ी बताओ? मजदूर 500 रुपए कमा रहा, महंगाई कहाँ है? तेल क्या है, आटा क्या है, क्या हो रहा? 500 रुपए से 15,000 रुपए महीने, बच्चों को पढ़ाने क्या करेगा इंसान बताओ? सोचो यार। कहाँ यहीं क्यों? हाँ इनके हैं। अभी बदलाव होगा, बदलाव होने चाहिए कांग्रेस को। अभी ये कह रहे थे कि आदमी कह देता है वो भारत देश में जाइए, आप पासपोर्ट दिखाइए, यू आर इंडियन। अरे इंडियन को इंडियन लाइक ही नहीं छोड़ा तुमने यार। तुम पहले लॉलीपॉप दे देते हो, ये देंगे वो देंगे, और चुनाव के बाद सारा सब। हम 25 रुपए में राशन लेते आते तो तुम ही लोग हो ना? है मशीन जताती, मशीन जी, हम लोग नहीं जताते किसी। मशीन क्या खुद से वोट दे रहे? हाँ भैया, डालो कहीं कहीं चला जाता, और क्या? मशीन खुद से वोट दे रही, और क्या? 2013 में पासपोर्ट में जो बात कर रहे थे अंकल जी, पासपोर्ट रिंग में 74वें नंबर था, और आज के समय में 2023 में 85वें नंबर पे। कहाँ पासपोर्ट में सुधार हो गया? 10 पॉइंट और सरक गए ऊपर की तरफ, तो सुधार हो गया इसमें। एजुकेशन में सबसे ज्यादा GST लगे 18% पूरे विश्व में। ब्रिटेन जैसा देश ने 0% रखा है अपनी एजुकेशन सिस्टम का, और भारत इतना गरीब है कि 18% लगा रखा है। अब कैसे? GST पे बात आ गई शिक्षा को लेके, ठीक है, तो कह रहे कि पहले इतना उस पर टैक्स नहीं लग रहा था, चाहे किताबें पे हो, जैसे कि उसकी फीस पे हो, अब वो बढ़ गई है पहले से ज्यादा। ऐसा है, आज भी विश्व में सबसे सस्ता भारत है। विश्व में? हाँ, सबसे सस्ता भारत है, ये बता दें। मैं ऑस्ट्रेलिया में 8 महीने रहा, 50 रुपए की एक तरोई लाता था। तो यहाँ की इनकम भी तो कम है। इनकम वही तो हम कह रहे हैं, इनकम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी इनकम हो, एक सिस्टम है। अंग्रेज तो लूट के ले गए, अरे कोई नहीं लूटा यार, हमने लुटाया है ना ना। कहाँ जाएगा वो पैसा? ऐसा है, लूटा तो जिसको मौका दोगे वो तो लूटेगा। ये तो आपको आज भी एक छोटी छोटी बात है, जैसे हमको भाई साहब किताबों के बारे में कह रहे थे, कंप्लेंट करिए ना। आज तक किसी ने कंप्लेंट किया? अरे नहीं करते यार, नहीं मालूम है हमें। अभी एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले करीब DM साहब के पास कई परिजनों ने एप्लीकेशन दिया है, काफी विवाद हुआ था। सरकारी स्कूल की किताबें कितनी महंगी है? आपको किस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना ये आप निर्धारित करेंगे कि नहीं करेंगे? आप समझे नहीं, आप किसी भी स्कूल में जाइए, ठीक है, आप DPS में पढ़ाइए, फीस कितनी है? आप यहाँ के लोकल स्कूल में पढ़ाइए, उसकी फीस कितनी है? आप सरकार में आइए, सरकारी स्कूल में पढ़िए ना। क्यों सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ना चाहते आप? सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता कोई आदमी बच्चे को। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। अब हम अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात। आप लोग सब सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। उत्थान कैसे होगा? प्राइवेटेशन होगा। आप जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं हमने पढ़ाइए, उतनी फीस बैन कीजिए, उतनी किताबें लीजिए। आपकी इनकम है तो आप लीजिए, आपकी इनकम नहीं है तो सरकारी स्कूल के दरवाजे आपके लिए। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल की स्थिति ये तो किसी से छुपी ही नहीं है। हम और आप बदलते भारत के साथ हैं, क्योंकि आप भी उसी में हैं, सर भी वहीं से आए हैं, तो हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे भी उस स्थिति में पढ़ें जहाँ और माहौल के बच्चे। अब स्कूल की स्थिति देख लो, पढ़ने के लिए एक टीचर मतलब 2-2, 3-3 क्लासें एक अकेला स्कूल टीचर पढ़ा रहा है, तो इसके लिए क्या करा जाए? ये जो सरकार चल रही है, इसकी मंशा को आप समझने की कोशिश कीजिए। इसकी जो भाई साहब ने कहा, इन्होंने जो भाई साहब ने, एक मिनट भैया, इन्होंने जो कहा है, देखिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू हो गई है। सरकारी जो प्राइमरी स्कूल है
उनमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई चालू हो गई है। कंबाइंड स्कूल चल रहे हैं। आज से जैसे 15 साल पहले यूपी बोर्ड से निकलत थे। अब हर आदमी को अपने बच्चा को उनकी किताब पढ़ना है, उनकी अंग्रेजी में पढ़ाओ ने भाई। अंग्रेजी प्राइवेट में भागेंगे आप तो फिर भाई यूपी। आज भी पहले समय में जो भी डीएम या जो भी बनते थे अधिकारी लोग सब यूपी बोर्ड के बनते थे भाई, यूपी बोर्ड के ही बनते। अब हर आदमी कहाँ अपने बच्चा कहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ ने। जैसे मैं पढ़ता था सेंट जूड स्कूल के अंदर, नगरा में रहता हूँ, ठीक है, वहाँ 6 रुपये फीस थी मेरी। उसी समय क्राइस्ट द किंग की फीस देखते तो 175 रुपये थी। तो कितना डिफरेंस था इंग्लिश स्कूल में और सरकारी स्कूल में। हम भी पढ़े, हम भी योग्य, हमने भी MBA किया है। मैं भी टाटा मोटर्स हैवी व्हीकल में रीजनल मैनेजर रहा हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ के कोई बहुत बड़ी पोस्ट हासिल नहीं कर सकते। ये लोगों की भ्रांति दिमाग है। क्यों? सरकारी नौकरी करेंगे लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं। क्यों? सरकारी स्कूल में आप और हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनका उत्थान कैसे होगा? परिजन कहते हैं कि वहाँ स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल बहुत बेटर है और आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। आपकी जेब अलाउ करे आप किसी में भी पढ़ाइए भाई। आपकी जेब अलाउ करते DPS में पढ़ाना है, 18 या 20 हज़ार रुपये महीना फीस है। उनका कोर्स आप देखोगे 20 हज़ार रुपये का आता है, डोनेशन अलग से आता है भाई। आप मास्टर थे वो चूंकि पुरानी पढ़ाई के देखे, अब जो लड़का आए हैं टोटल बीटेक और अच्छी MSc। कोई भी लड़का जो मतलब जो नए नए मास्टर आए हैं MSc से कोई कम नहीं है, बीटेक है लड़के बिल्कुल। हाँ, ये जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से टीचिंग कर रहे हैं। एक मिनट जवाब ले लें। आप इस चीज़ को समझिए, जो भाई साहब ने बात की है बिल्कुल सही बात की है कि प्राइवेट स्कूल अपना डोनेशन मिलता है, फीस बढ़ा रहे। वर्तमान सरकार ये चाहती ही है कि गरीब का बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़े और अनपढ़ ही रह जाए और शिक्षित पूरी न ले पाए। और भाई साहब आप काट दीजिएगा, और जो पैसे वाले का बच्चा है वो तो प्राइवेट में पढ़ेगा ही पढ़ेगा ना। अब हमारी ये मजबूरी है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं तो भाई साहब एडमिशन सरकारी में ही कराऊंगा। और सरकारी की क्या स्थिति है वो आप और हमसे और सभी लोगों से छुपी नहीं है कि इस वर्तमान में शिक्षकों की क्या स्थिति है। TET का पेपर होता है, पेपर आउट हो जाता है, अभी तक सुपर टेट नहीं हुआ है। आप खुद नोटिस कीजिए, 2-3 साल हो रहे सुपर टेट नहीं हुआ, शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। पर पहले जो भर्तियां हो गई हो गई, लेकिन अभी आप खुद देख लीजिए ना कि किस तरह बीएड के उम्मीदवारों पे लाठी डंडे मारे जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार सिर्फ क्या है, जो दिमाग पे जो चीज होती है ना कि भाई ये विरोधाभास है, इसको मिटाने के लिए एक छोड़ती है, एक तो उसमें माइंड को डिस्टर्ब कर देती है कि भाई धर्म के नाम पे ये, धर्म के भगवान तो मेरे भी है, मैं भी उन्हें पूछता हूँ। पर वर्तमान यथार्थ में आइए ना आप कि सच में शिक्षा की स्थिति खराब है। शिक्षकों को के साथ क्या हो रहा है, बीएड उम्मीदवार, BTC उम्मीदवार बेरोजगार पड़े हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति है, अगर आज स्थिति अच्छी होती तो शायद मेरे वार्ड में भी एक सरकारी स्कूल बढ़िया खुल गया होता, अटल आवासीय विद्यालय खुल गया होता। लेकिन आज तक सुन लीजिए, मेरी वाइफ MSc BEd, उनको अभी तक वो नौकरी नहीं कर रही थी। MSc BEd मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से वो नौकरी नहीं कर रही, बच्चे छोटे थे। उन्होंने 4 जगह अपना रिज्यूम डाला, रिज्यूम डालते ही था DPS स्कूल से उनके पास कॉल आ गया। वो वहाँ गए, उनका इंटरव्यू, उनकी नौकरी लग गई। शिक्षित थी, अच्छी जगह शिक्षित थी, नौकरी लग गई। यदि आपके पास योग्यता है तो नौकरी आपके लिए है। जब आप योग्य है ही नहीं तो उसके अब आप एक बार बताओ, नकल करके यदि BEd की होती तो कोई भी संस्था आपको यानी कि 11th और 12th पढ़ाने की परमिशन देता? नहीं दे सकता। क्यों? वो इतना बड़ा नामी ग्रामी स्कूल देगा आपको परमिशन? वो प्राइवेट संस्थाओं की बात कर रहे हैं। प्राइवेट ही है। ये जो बात कर रहे हैं कि जो वैकेंसी नहीं निकली है या जो डंडे खाए हैं वो गवर्नमेंट जॉब की बात करें। केंद्रीय विद्यालय में 6700 वैकेंसी निकली थी अभी, 6700। अच्छे से सब लोगों का आपका पूरा एग्जाम हुआ, सब लोगों की पोस्टिंग भी हो गई, लोग ट्रेनिंग में भी कर रहे हैं। जो लोग, मैं आपको एक बात और थोड़ा सा दूँ, जो लोग आज से पहले ऐसे कांड करते थे वो पकड़े नहीं जाते थे। आज की डेट में जो लोग ऐसे कांड कर रहे हैं, पेपर लीक करा रहे हैं, वो जेल के पीछे हैं। आप देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए, सब चीज में देख लीजिए। पहले की सरकारों में चाहे कांग्रेस हो, पेपर कैंसिल हुआ है गवर्नमेंट चुनाव के तत्काल बाद, उसी से उसको दोबारा उसी के जो उन्होंने फार्म भरा है वो पैसा उसी से दोबारा बच्चों को बुलाइए, दोबारा कराया जाएगा। हाँ, अभी आने जाने का भत्ता भी देंगे, आने जाने का सब कुछ दिया जाएगा। सपा सरकार में जब भर्ती की गई पुलिस वालों की तो कैसे की गई वो आप पूरा जग जाहिर है। ठीक है, भाजपा सरकार ने आके उसके बाद उसे कैंसिल किया, लेकिन उसके बाद वो कैंसिल नहीं कर पाए, दोबारा आए वो, उन्होंने सबकी भर्ती कर लिए। सरकार जो करने जा रही है, जो बीजेपी करने जा रही है, जो योगी जी करने जा रहे हैं, जो मोदी जी करने जा रहे हैं, वो इन लोगों के दिमाग में बैठ ही नहीं सकता। क्योंकि ये लोग एक तरीके से एक चश्मा लगा के चल रहे हैं। कौन सा वाला? वो क्या है कि उनको यही दिखता है कि बस एक चश्मे का नाम तो हमने सुना है,
अब ये बता दो ये लोग कौन सा चश्मा लगा रहे हैं? अब वो चश्मा वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि खरीदा उन्हीं लोगों ने। आंखों पे इलेक्टोरल बोर्ड का चश्मा लग गया है। वो चंदा भारत सरकार से लोगों के विकास के लिए, लोगों के उत्थान के लिए पैसा आ रहा था, वो आज एक पार्टी, एक राष्ट्र की, एक जो राजनीतिक दल है उसके खाते में पहुंच गई है। उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। आप सोचिए कितना विकास होता। अभी तो ओपन में आया 6-7 हजार करोड़, कितना पैसा आया। एक कंपनी साफ साफ दे रही है 200 करोड़ रुपए, मुझे तो कोई 10 रुपए नहीं देता है। तो पार्टी फंड में जा रहा है, आपको क्या दिक्कत? तो पार्टी फंड में तो उसने दिया जिसने पुलवामा हमले का जो दोषी है उसने दिया, जिसने कोविशील्ड का कोरोना का इंजेक्शन हम लोगों ने लगवाया तो उस कंपनी ने दिया 55 करोड़ का चंदा। जो जेल में था अरविंद केजरीवाल केस में, जो जिसने गवाही दी है उसके विरोध में, वो जेल में था, 55 करोड़ देके उसी के अगले दिन छूटता है बाहर। तो नहीं देखिए यथार्थ अच्छा देखिए, आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दो गलत बोल रहा हूँ, हमें मुद्दे पे भी तो बात करनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूंगा नहीं, ये कह रहा है जो चारों तरफ फोर लाइनर का जाल बिछ गया हो भाई, कुछ तो अच्छा भाई, कुछ तो काम हुआ भाई। जब ये तो अच्छी बात कछु कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ कछु अच्छे काम भाई। गुंडागर्दी खत्म हुई कि नहीं हुई, इससे लोग बहुत पीड़ित थे। ITI क्षेत्र जानता होगा। हाँ, इस ITI क्षेत्र को पता है कि यहाँ कितनी माफियागिरी हुई, कितनी यहाँ गुंडागिरी हुई। लोग अपना मकान नहीं बचा पाए, प्लाट बेच के भाग गए लोग। यहाँ की ये स्थिति थी, किसी से भी पूछो। मकान आपका प्लाट खाली पड़ा है, आपका पहाड़ देख लो ना। आदमी भूमाफिया ऐसी थोड़ी ना बन गए। मट्टी बेच के यहाँ पे सरकारें चली हैं, पार्षदी मट्टी बेच के चली है, पूरी पहाड़ बेच बंद हो गई। देखा नहीं है क्यों? अब बंद हो गया। खुद रहा है, बताओ कहाँ? आपसे पूछ रहे हैं, हम चेक करने नहीं गए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं कि पहले बिकती थी अब। अब बिल्कुल इस क्षेत्र की गुंडागर्दी खत्म है, गुंडागर्दी नहीं होगी। जो गुंडागर्दी करेगा वो जेल जाएगा। मेरी बहू भी यहाँ से सभासद है, जो गुंडागिरी करेगी वो जेल जाएगा। इनको पता है, लोगों को वोट नहीं डाल दिए गए, लोगों को हड़काया गया, लोगों को धमकाया गया कि आप वोट नहीं डाल, लेकिन स्वतंत्रता से लोगों ने वोट डाला। आपकी बात ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पहाड़ की जो स्थिति है आज, शायद कहीं ना कहीं सुंदरीकरण होता हमारे पहाड़ का, लेकिन जो लोग रह रहे हैं वो लोग भी गरीब लोग हैं। तो इस देश में चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं, सभी लोग अलग अलग दल का पक्ष रख रहे हैं। तो मेरा मतलब सभासद जी भी है, मेरा कहना है कि आज इतनी सरकारी जमीन पड़ी हुई है, क्या हमारे बाढ़ में आवासीय योजना नहीं आ सकती? क्या हमारे बाढ़ में उन गरीब लोगों को स्थापन करके, पुनर्वास करके वहाँ सुंदरीकरण नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सुंदरीकरण, जो ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सुंदरीकरण के लिए काम जारी है। जो जमीनें लोग भूमाफिया कवर किए हुए थे, उनसे छुड़ा के वहाँ पार्कों की वो हो गई है, स्कूल यहाँ बनाया जा रहा है, अस्पताल यहाँ बनाया जा रहा है। और सबसे पहली बात यह है, इस क्षेत्र को गुंडागर्दी से मुक्त करना था। यहाँ इतनी गुंडागर्दी थी कि लोग शाम को निकल नहीं पाते थे। एक नाव की दुकान थी, वहाँ वो कहता था पहले मेरा नंबर, आप बैठे हैं 2 घंटे से, मेरा नंबर, तो आपका ही नंबर है। ये सब खत्म हो गया, यहाँ रामराज है। अब कोई कहे कि रामराज नहीं है, किसी को सताया, पूरे झांसी में क्या पूरे भारतवर्ष में रामराज है, लेकिन इस क्षेत्र में जो रहते थे लोग, उनसे पूछो, प्लाट नहीं बचा पाए, मकान नहीं बचा पाए अपने घर में जेवर नहीं बचा पाए, चोरी करके ले गए लोग। अच्छा, रातों में चोरियां इतनी होती थी ITI क्षेत्र में जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कराने वाले लोग कौन? यही लोग, वही लोग। कौन लोग? जो उस समय सत्ता में थे, वही लोग। उन्हीं के लोग चोरी करते थे, उन्हीं के लोग प्लॉट कब जाते थे, उन्हीं के लोग मकान कब जाते थे, उन्हीं के लोग सब कुछ करते थे। ये एक जगह की कहानी नहीं है, पूरे झांसी परिक्षेत्र की कहानी थी। वो तो उनका ही नारा था कि खाली प्लॉट हमारा है। अरे कौन जवाब देगा भैया खाली प्लॉट वाला? ITI के ही हो ना तुम? हाँ, तो गुंडागर्दी की समस्याएं आती थी यहाँ पे? पहले आती थी तो कम हो गई, अब तो खत्म ही सर। गुंडागर्दी कम हुई। अच्छा, सीधी बात यही है। ऐसा है कि प्रशासन जब तक सख्त रहेगा, आम आदमी उतना सुरक्षित और सुखी फील करेगा। और इसमें कोई कतई नहीं है कि मौसम और समय की परिस्थितियों के साथ सब बहुत कुछ बदला है, और बदलाव अभी भी होते जा रहे हैं। और कुछ बदलाव अभी गिनती में आएंगे, कुछ समय बाद वो खुल के आएंगे, तो उनकी भी कुछ समीक्षा। क्या नाम है चाचा? परमलाल। कहाँ से? यहीं से हो? ITI के। क्या काम करा? मिस्त्री का। क्या लग रहा बदलाव हो रहा? बदलाव में मारो गोली, जो नौजवान लड़के फिर रहे, जिनका नौकरी चाहिए, हमें का लेना देना। और उन्हें इन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही? कहाँ मिल रही? अबे भारती भाई हैं, भारती भाई पेपर का आउट होगा, वे लड़के बेचारे पेपर दे दे के बैठ गए, उन्हें नौकरी मिले कि नहीं मिले? सरकार कोई भी है, लेकिन नौजवान जो बच्चे हैं उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए।
उनकी उम्र ओवरेज हो रही, वे बेचारे घरे बैठे ना काम के ना धंधे के कछु के नहीं रह रहे। सरकार को मतलब है कि भर्ती निकालें, उन्हें सर्विस पर लगाएं। जो उस लायक हैं, जो योग्यता के साथ पर पढ़े हैं, उन्हें नौकरी जो मिलनी चाहिए। जी बस मेरा तो एक ही उद्देश्य है। बाढ़ में कभी समस्या तो नहीं है? बाढ़ की समस्या तो चलती रहती है। पानी यहाँ तो रहो, टैंकर तो आ रहे, टैंकर आ रहे, बस आ रहे टैंकर, जब पाइप भी आ जाए, वो भी टैंकर आते 20 रुपए 30 रुपए हर इंसान से लेते हैं। फ्री में दे रहे पानी? हम देते पैसे 10 रुपए लगते टैंकर के, पानी के 10 रुपए लगते। अच्छा, हाँ, कोई भी बाढ़ में टैंकर 5 घंटे बन लिया 50 रुपए होगा ट्रैक्टर वाले के। ऐसी बात हाँ, 5 घंटे पानी बन लिया 50 रुपए ड्राइवर को मिलेंगे। लालगंज की कोई सफाई भी नहीं हो रही है। अभी जो वर्तमान में कब्जे की बात हुई जमीनों पे, अब देखिए किसी पे आरोप लगाना ना लगाना गलत सही बात अलग चीज है। अब वर्तमान में आप देख लीजिए, वर्तमान में खालसा स्कूल के सामने खाली जमीन पड़ी हुई है, वहाँ पे आप देखिए लोगों ने टटियां लगा ली, कब्जा कर लिया और नगर निगम की टीम शांत बैठी है, क्योंकि वो कहती है जब शिकायत आएगी तब मैं जाऊंगी। देखने के लिए आंखें नहीं बची उनके पास। आप देखिए ना कितना कब्जा। अभी आप स्वयं देखिएगा, मोटरसाइकिल से आप जाएंगे, जैसे पहाड़ की ढाल उतरेंगे और खालसा की गेट के सामने आप देखिए टटियां लग गई, लोगों ने अभी से घेर ली कि हम अपनी दुकानें और बिल्डिंग बनवाएंगे। हमारा एक निवेदन है, कोई जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, सभी को अपना अपना मतदान का अधिकार है, लेकिन सभी से हमारा एक विनम्र निवेदन है कि सभी लोग वोट डालने जाएं और अपने साथ 2-2 लोगों को ले जाएं। पत्का बंधु से मैं कहूँगा जहाँ भी आप अपने दोनों कैंडिडेट पसंद नहीं है तो भले ही नोटा पे दबाओ, लेकिन आप वोटिंग करने जरूर जाएं। और पत्का बंधु से हमारा ये निवेदन है कि आप जहाँ भी जाएं पहले वोट डालने की पहल जरूर करें आप। मैं कह रहा हूँ ना, आपने भी 2 कैंडिडेट बोल दिया, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि पिछड़ी जाति को पिछड़ी जाति आप लोगों ने नकार दिया ना, समस्या तो ये कैसे नकार दिया आप बताइए, आप बताइए नहीं कैसे नकार दिया ये बताओ। जब आप खुद एक पॉइंट पे बिल्कुल लड़े नहीं हो पा रहे, बताइए। लास्ट टाइम तक आप कैंडिडेट बदल रहे हैं। देखिए वो एक मिनट, वो पार्टी का विषय है, कैंडिडेट बदलना ना बदलना, क्योंकि हमारे पास इनकम, एक मिनट, हमारे पास मैं बता रहा हूँ, हम कब जानेंगे कि रवि प्रकाश कुशवाहा खड़े हैं? मैं बता रहा हूँ ना साहब, गरीब को दबाना आसान होता है, गरीब को दबाना आसान होता है और बाहुबली ताकतवर को दबाना कम मतलब आसान नहीं होता। जो भी बाहुबली पनपे है उसमें बसपा का बहुत बड़ा हाथ है, ये आप मत भूलें। नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकते बाहुबली बसपा ने पनपाए हैं। हम क्या कह रहे, एक बहुत बड़ा हाथ है, जो भी बाहुबली पनपे उसमें बसपा का भी हाथ है। आप मुझे बता दीजिए बसपा ने कौन सा बाहुबली पनपा दिया? मैं काउंट कराऊंगा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, अगर कोई बाहुबली जो आए हैं वो पार्टी में आए हैं, पार्टी में वो एक अलग विषय है, लेकिन वर्तमान जो झांसी लोकसभा की बात है कि कैंडिडेट बदल रहे हैं, आप ये बताइए कैंडिडेट बनेगा कौन? बताइए आप। कैंडिडेट गरीब पिछड़ी जाति में गरीब लोग, जो हम तो पिछड़ी जाति से उम्मीदवार दे रहे थे, आता था तो उसे इनकम टैक्स FIR, व्यक्ति डरा हुआ है, क्या करेगा, कहता नहीं लड़ना है। तो माननीय बहन जी ने अयोध्या से श्री राम की, मैं फिर बोल रहा हूँ, श्री राम की नगरी से कुशवाहा समाज का पिछड़ी जाति का व्यक्ति आया है। आप सुन लीजिए, तो उम्मीदवार तो है ना, इस देश का नागरिक है, भारत माता की जय बोलते हैं, तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? कैसे बाहरी हो गया? क्षेत्रवाद का मतलब अभी भी क्षेत्रवाद आप कर रहे हैं कि नहीं, बाहरी है? मैं क्षेत्रवाद नहीं कर रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ, वो आरोप लगा। हाँ तो ये जनता को तय करने दीजिए कि पिछड़े वर्ग का भी प्रतिनिधित्व इस झांसी से होगा, और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है इस देश में, बहुत बड़े उसके पार्टी है। ये कह रहा है झांसी में पार्टी के लोग होंगे, क्या हो सकता पड़ी के दिन से? भाई जो ऐसा है, इन्होंने कहा कि अयोध्या से आदमी बुलाए, आदमी कहीं से बुलाए, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़ने के लिए। आपने BSP ने, आप मुझे एक बात बताइए, सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, MLA का चुनाव क्यों नहीं लड़े? इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। सारी इनकी पूरी अर्थव्यवस्था उस पार्टी की उस समय बिल्कुल बेकार, सारी कार्यकारिणी भंग, MLA का चुनाव इनके यहाँ से कोई भी MLA नहीं लड़ा, कोई जीता नहीं, फिर ये सांसद चुनाव लड़ने क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब इनसे ले लीजिए। नहीं, मैं आपको अर्थव्यवस्था खराब नहीं थी, कहीं कुछ और खराबी थी, कहीं कुछ और खराबी थी, वो इंटीरियर है, वो इस बात को माइक पर नहीं बोला जा सकता। तो जब हाँ भाई साहब, ऐसा है, कोई भी पार्टी है उसकी अंदरूनी कुछ मसले होते हैं। जहां तक उम्मीदवार की बात है, अब उम्मीदवार क्यों खड़ा हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, वो एक पार्टी का विषय है। हमने तो प्रयास किया और हमारा उम्मीदवार भी तय हो गया था। वो बहन जी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहन जी ने फैसला लिया। हम और आप यहाँ पार्टी की बातें डिस्कस करने, जमीनी स्तर की बातें डिस्कस होंगी, क्योंकि समय बहुत कम है। समय जो है कि भाई भैया
मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, पूरी झांसी की जनता से निवेदन है कि बूथ पे जाएं, अपना मतदान करें और हक से मतदान करें और साथ में जरूर लेके जाएं वृद्ध हो। जी, सभी लोग मतदान। आपने सभी लोगों को सुना, हम लोग थे ITI क्षेत्र में, क्या कह रहे थे? नहीं बता दो, खत्म करने से पहले आप कुछ बोल रहे थे, एक बार बोल दो। हम बोल रहे हैं, हाँ बोल दो। भाजपा जीत रही है, उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी नहीं जीत, सबकी जमानतें जब्त हो रही हैं, सबकी एक तरफा सिर्फ भाजपा जीत रही है। मुख्य कारण बता दो बढ़िया दमदार से। सरकार उनकी है, BSP के जिता के तुम करके अलावा नाली नहीं बनवा पाएंगे। ये भी बात सही है, ठीक है, वो कहेंगे हमारा फंड रिलीज नहीं हो पा रहा, यहाँ तो नहीं, नगर आयुक्त नहीं करेगा, उसको नौकरी करनी नहीं करनी, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा मिलने का, कैसी बात कर रहे हैं? सीधी बात है। भाजपा जिसकी सरकार वही जीतेगा। अरे बिल्कुल आप लगाएं, आप आजाद हैं, आपको कौन रोक रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम थे ITI वाले क्षेत्र में। राहुल गांधी 5 बार जय श्री राम बोल देंगे, भारत माता की जय बोल देंगे, मैं वोट दे दूंगा राहुल गांधी को। अच्छा, तो भैया ये कांग्रेसी सुन ले, भैया की बात को एक कांग्रेसी सुन ले कि बहुत सा वोट जो है वो कांग्रेस को मिल जाएगा, बस जय श्री राम का नारा लगाना, भारत माता की जय बोलना है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।